ठीक है, जैसा आपको पता है कि थर्सडे हम एक क्लास रखते हैं 1 घंटे की। इस क्लास में ना असल में फ्रीडम ये होती है कि आपको क्वेश्चंस नहीं कराने होते, तो जो ऐसा टॉपिक मुझे लगता है कि इस वीक में कुछ ऐसा था जो आपको बहुत अच्छे से समझाया जा सके, या ज़रूरी नहीं है कि वीक का भी, जैसे आज हम स्टैटिक करेंगे। आज ना मैं आपको कुछ ऐसी टर्म्स समझाऊंगा जो एक एक टर्म 10 से 15 मिनट लेगी, पर अगर आप उसको एक बार समझ गए ना तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म होती है इकोनॉमिक्स में, डेप्रिसिएशन। आप जिस दिन अपने इंटरव्यू में बैठोगे ना, उस दिन आपसे पूछेंगे डेप्रिसिएटिंग एसेट, एप्रिशिएटिंग एसेट के बारे में बताओ। ऐसे तो इसकी एक आसान डेफिनेशन भी, पर हम इसको बहुत थॉरली पढ़ेंगे। डेट टू जीडीपी रेशो, ये ना शायद आज का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आप समझोगे। अगर आप किसी कंट्री के डेट टू जीडीपी रेशो समझ गए ना, तो आप ये समझ सकते हो वो कंट्री कहाँ जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म होती है। तो ऐसी काफ़ी सारी टर्म्स हैं जिनको हम आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि उनका इकोनॉमिक मतलब होता क्या है। शुरुआत एक ऐसी डेफिनेशन, एक ऐसी स्टेटमेंट से करते हो जो आप एक दिन में पता नहीं कितनी कितनी बार सुनते हो, जो कि है बैंक। आई होप आप बहुत क्लियरली समझते हो एक बैंक क्या है, कैसे काम करता है, पर मैं आपको जल्दी से एक बार फिर भी एक रिव्यू दे देता हूँ। बैंक एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग पैसा जमा करवाने आते हैं और कुछ लोग वहां से पैसा लेने के लिए आते हैं, और बीच का सारा खेल बैंक खुद चलाता है। कौन बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए आते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट्स के लोग, और कौन वहां से पैसा लेने आते हैं जिनको लोन चाहिए। अब एक बहुत सिंपल चीज का आंसर बताओ, कोई भी इंसान अपना पैसा बैंक में जमा क्यों करवाता है? सेफ्टी से भी ज्यादा बड़ा होता है ब्याज, इंटरेस्ट। सारी बैंकिंग और सारी इकोनॉमी एक चीज पे चलती है, ब्याज। ये ब्याज जो होता है ना, ये एक ऐसा फैक्टर होता है, ये एक ऐसी मोटिवेशन होती है। बैंक बड़ी से बड़ी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा पैसा दे देता है। बैंक को पता है पैसा शायद नहीं भी आएगा, क्यों रिस्क लेता है बैंक? ब्याज, कि मुझे इंटरेस्ट कमाने को मिलेगा। बड़े से बड़ा इंसान, बहुत पैसा है उसके पास, वो गरीब से गरीब इंसान को पैसा देने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको होता है मैं इससे ज़्यादा ब्याज ले लूँगा। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, दुनिया में एक टाइप की बैंकिंग होती है जिसमें आप ब्याज चार्ज ही नहीं कर सकते, इंटरेस्ट फॉरबिडन है। इसको बोलते हैं इस्लामिक बैंकिंग। इस्लाम में ब्याज हराम होता है, इस्लाम में आप ब्याज नहीं चार्ज कर सकते। तो इस्लामिक बैंकिंग में ब्याज होता नहीं, और सच बात बताऊँ, बिना ब्याज के बैंकिंग ही नहीं होती। ब्याज ही वो चीज़ है जो इतने बड़े बड़े बैंक्स को चलाती है, और उसी से सब कुछ चलता है। तो सेविंग अकाउंट वाले लोग क्यों पैसा जमा कराने आते हैं? क्योंकि बैंक आपको बोलता है आपका 100 रुपया एक साल में 103 कर देंगे, तो 3, 3.25, 3.5% तक का बैंक आपको ब्याज देता है। बैंक ने आपके 100 रुपये 103 कैसे किए? तो कहीं से तो बैंक को भी मिल रहे हैं। तो जो लोग बैंक से लोन लेने आते हैं, बैंक उसको बोलता है 100 रुपये ले तो जाओ, पर वापस कम से कम 110 करने पड़ेंगे। तो बीच में यहाँ से बैंक 10 रुपये निकाल के लाया, यहाँ से उसने 30 रुपये आपको दे दिए, 7 रुपये का बैंक ने कर लिया प्रॉफिट। तो बताओ, एक बैंक ज़्यादा पैसा लोन पे देना चाहेगा कि कम पैसा लोन पे देना चाहेगा? बहुत ही ऑब्वियस आंसर, बैंक तो हर पाई लोन पे दे देगा अपने, क्योंकि बैंक को उसी में प्रॉफिट हो रहा है। और ये 10% जो मैंने आपको ब्याज बोला, ये तो कम है। बैंक्स तो 15, 16, 17% तक का भी ब्याज चार्ज करते हैं, पर हाँ, आप लोगों को ज़्यादा नहीं देते। आप लोगों को बैंक ज़्यादा ब्याज कब देता है? 4%, जब बैंक आपका पैसा रोक लेता है। देखो, सेविंग अकाउंट्स में तो क्या आप जब मर्जी पैसा निकलवा लो, पर एफडी, आरडी, इन सब में बैंक आपका पैसा रोकता है। क्यों रोकता है? फिर उसकी टेंशन खत्म हो जाती है कि अब ये पैसा 1 लाख रुपए 1 साल तक मुझसे मांगेगा नहीं, अब मैं इसको आराम से लोन पे दे सकता हूँ। पर जब आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, और मान लो बैंक ने वो 1 लाख रुपए किसी को दे दिए, और आप अगले दिन ही आ गए कि मुझे पैसे चाहिए, अब बैंक को प्रॉब्लम होती है। तो बैंक चाहता है आप उसको पैसा भी दो, लंबे टाइम के लिए दो, और फिर पूछो मत। इसलिए जिसके बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बैंक उसको और ब्याज देने को भी तैयार है। कह रहा है बस कहीं और मत जाओ, क्योंकि इतना सारा जो आप पैसा लेकर आए हो, उस पैसे को छोटी छोटी अमाउंट में तोड़ के बैंक लोगों को लोन देता है। एक आखिरी लॉजिक आपको समझा देता हूँ। 2 इंसान गए बैंक के पास, एक कह रहा है मैंने कार खरीदनी है, मुझे लोन दे दो। दूसरा कह रहा है मैंने बच्चे की एजुकेशन करनी है, मुझे लोन दे दो। बताओ, बैंक ज़्यादा ब्याज किससे लेगा?
लॉजिकली या पढ़ने में आपको लगेगा कि यहाँ ज़्यादा ब्याज ले लेगा, यहाँ थोड़ा कम ले लेगा, पर होता उल्टा है। हाँ, सरकार बीच में आ जाए तो अलग बात है, सरकार एजुकेशन लोन सस्ते करवा देती है, पर बैंक हमेशा इससे कम ब्याज लेगा, इससे ज़्यादा ब्याज लेगा। तो यहाँ पर एक नई चीज़ आ चुकी है, यहाँ पर बंदे ने लोन लेके गाड़ी खरीदनी है, जिस दिन बैंक का पैसा वापस नहीं करेगा बैंक गाड़ी उठा के ले जाएगा। यहाँ बंदे ने लोन लेके बच्चे को पढ़ाना है, बैंक पढ़ाई थोड़ा छीन के ले जाएगा। तो जब बैंक को बीच में कोई चीज़ रखने को मिल जाती है, जब बैंक को होता है कि इसने घर बनाया है मेरे से लोन लेके, कल को कुछ प्रॉब्लम होगी घर से निकाल दूंगा, कल को कुछ प्रॉब्लम होगी गाड़ी छीन लूँगा, तो बैंक थोड़ा सेफ रह जाता है। ऐसे लोन्स को पता है बोलते हैं पर्सनल लोन्स। जब आप किसी पर्सनल काम के लिए लेते हो, मान लो कहीं मैंने शादी करनी, मुझे लोन दे दो, तो बैंक उससे बहुत ज़्यादा चार्ज करेगा। क्या उससे लेकर आएगा? होगी शादी। आप समझ रहे हो? तो बैंक हमेशा अपनी सेफ्टी पहले देखता है। ठीक है, क्या बेसिक चीज समझे एक बैंक काम कैसे करेगा? ठीक है, आज की फर्स्ट डेफिनेशन, डेप्रिसिएशन। अब तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की टर्म तो बची नहीं, अब तो लोग नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं। सबसे फेमस लाइन होती है कि दिस इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। अब डेप्रिशिएटिंग एसेट समझने के लिए पहले एसेट समझो। एसेट होता है और लायबिलिटी होती है। क्या होता है एसेट और लायबिलिटी? देखो, आप ना अपने आसपास दो तरह की चीजें रख सकते हो, एक जो आपको पुश करे, एक जो आपको पुल करे। एक आपको और ऊपर भेज रही है, एक आपको नीचे खींच रही है। घर पे सोना रखना एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट है, क्योंकि वो सोने का प्राइस बढ़ता ही रहेगा। हम कैसे कह सकते हैं कि वो सोना महंगा ही होता रहेगा? इंसान किस चीज की ज्यादा कीमत करता है, जो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? जो लिमिटेड है। सोना लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा एक दिन। इंसान को लगता है पानी अनलिमिटेड है, हवा अनलिमिटेड है, इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता। सोचो, हम डिपेंडेंट अपनी जिंदगी के लिए पानी और हवा पे, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते। सोने से थोड़ा ना कुछ मिलना है, पर इंसान ने ये बना के रखा है कि क्योंकि सोना लिमिटेड है तो उसकी वैल्यू करो, और क्योंकि पानी हवा अनलिमिटेड है उसकी वैल्यू मत करो। ठीक है, तो एसेट हमेशा एक ऐसी चीज है जो आपको पुश करे, मुश्किल टाइम से निकाले। लायबिलिटी वो चीज है जो आपको मुश्किल टाइम में डालती है। सबसे क्लासिकल एग्जांपल है लोन। आपने एक लोन लेकर रखा हुआ, आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा ग्रो भी कर रहे हो, पर वो लोन की जो किस्तें हैं ना, वो आपको तोड़ देती है। तो एसेट हमेशा पुश करेगा, लायबिलिटी हमेशा खींचेगी। अब आते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट पे, जो सबसे फेमस टर्म चलती है। इसमें सबसे क्लासिकल एग्जांपल दिया जाता है कार। देखो, आज वो इंडिया नहीं है कि लोगों के पास घर पे गाड़ी पता नहीं 100 घरों में से एक घर पे, नहीं। आज एक घर पे मल्टीपल गाड़ियां। तो एक इंसान जब गाड़ी खरीदता है तो भी कई बार अपने सीए को पूछ लेता है, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट को पूछ लेता है कि क्या ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, घर पे 20 लाख रुपए पड़े थे, क्या ये गाड़ी खरीद लूं? तो हमेशा एक इकोनॉमिस्ट, एक फाइनेंस का बंदा बोलेगा नहीं, मत खरीदो। 20 लाख रुपए को इन्वेस्ट करो, एफडी डाल लो, शेयर मार्केट में डाल दो, गोल्ड खरीद लो, पर गाड़ी मत खरीदो। क्यों? क्योंकि भाई आप जब भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन सब चीज़ों को ही बोलते हैं। आपने एफडी करा ली, आपने पीपीएफ करा लिया, आपने शेयर मार्केट में डाल दिया, गोल्ड खरीद लिया, तो वो 20 लाख रुपए हमेशा ऊपर ही जाएंगे। पर जब आप गाड़ी में वो 20 लाख रुपए डालोगे, जिस दिन आपने पेमेंट करी उसके अगले सेकंड से वो नीचे चले गए। क्यों? आज 20 लाख की खरीदी गाड़ी अगर कल भी बेचोगे तो वो 19 लाख से ज्यादा में बिक ही नहीं सकती। एक दिन में वो डेप्रीशिएट होगी। तो कौन सी चीजें डेप्रीशिएट होती हैं? ज्यादातर जिनका वियर एंड टीयर होता है, जिनमें मशीनरी लगी है, जिनमें टाइम टू टाइम कोई सर्विस, गोल्ड को कोई सर्विस नहीं चाहिए, पड़ा रहे तो पड़ा रहे। पर जो ऐसी चीजें होती है ना कि भाई ये टाइम के साथ खराब हो जाएगी, टाइम के साथ इसका यूजेज कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं डेप्रीशिएटिंग एसेट। तो गाड़ी का एग्जांपल याद रखना, एक गाड़ी शोरूम से निकलते ही अपनी 5% वैल्यू तभी की तभी खो देती है। अगर आपने 20 लाख की गाड़ी शोरूम से निकाल ली और सड़क के एंड में जाके भी किसी को बेचोगे, वो 20 लाख की नहीं खरीदेगा, आपसे 19 लाख 50 हजार शायद आपको सबसे अच्छी अमाउंट देगा। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन, जब किसी चीज की वैल्यू टाइम के साथ साथ गिरने लग जाए, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। इसका ग्राफ असल में यही लाइन होती है।
जब किसी चीज़ की वैल्यू शुरू में इतनी थी तो ये बना लेते हैं टाइम, ये बना लेते हैं वैल्यू। शुरू में बहुत वैल्यूएबल थी, पर वो टाइम के साथ साथ वैल्यू गिराती रही गिराती रही गिराती रही गिराती रही। इसको क्या बोलेंगे? डेप्रीशिएटिंग एसेट। तो ये होता है डेप्रीशिएशन। इसका उल्टा होता है एप्रीशिएशन। जब किसी चीज़ की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहे उसको बोलते हैं एप्रीशिएशन। सबसे अच्छा एग्जांपल डॉलर। अगर आपने यूएसए का डॉलर आज से 10 साल पहले खरीदा होता तो आपको 60 रुपए में $1 मिलता। आज आप उसको 83 या 84 रुपीज़ में बेच पाते। एप्रीशिएटिंग एसेट, डेप्रीशिएटिंग एसेट। ठीक है, ये दो तरह के एसेट्स आपको समझ में आने चाहिए। आगे चलते हैं। कैपिटल एक ऐसी टर्म जो आजकल शेयर मार्केट में बहुत यूज होती है, पर इसकी ना डेफिनेशन कहीं ना कहीं लोगों ने थोड़ी गलत बना दी है। क्या मतलब होता है कैपिटल का? कैपिटल एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फंड है, एक ऐसी अमाउंट है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसको यूज करके आप आगे बढ़ो। हम लोग कैपिटल से हमेशा जोड़ देते हैं पैसा, जो कि गलत है। हमेशा कैपिटल पैसा नहीं होता। कैपिटल वो होता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। आप बोलोगे तो एसेट है, कह सकते हो। कैपिटल क्या होता है? जैसे मान लो एक बंदा बिजनेस करना चाहता है, तो वो अपने दोस्त से पूछेगा कि भाई ये मेरा बिजनेस का आइडिया करूं, तो वो बोलेगा कैपिटल कितने का है? तो हमको लगेगा वो सिर्फ ये पूछ रहा है पैसा। वो ये पूछ रहा है पैसा, बॉन्ड्स, गोल्ड, लैंड, क्या है, कितना है। तो कैपिटल हमेशा वो चीज है करते हो। तो सबसे पहले इस कैपिटल का क्या करना पड़ेगा? मॉनेटरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपने यूट्यूब पे एक चीज देखी है, लिखा आता है दिस चैनल इज नाउ मोनेटाइज्ड। ये वर्ड सुना आपने कभी? मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब पैसा। मान लो आप एक छोटा सा घर पे 2 बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करते हो, ऐसी कोई पैसे नहीं। थोड़ी देर बाद और पेरेंट्स आके कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी पढ़ा लो, चाहे बदले में पैसे ले लो। तो जब आप बिना पैसे के करते थे वो एक नॉन मॉनेटरी काम था। जिस दिन से पैसा लेना शुरू करते हो अब वो एक मॉनेटरी वर्क बन चुका है। तो मॉनेटरी मतलब पैसा। तो कैपिटल की मॉनेटरी वैल्यू निकालने का मतलब आपके पास कितने की जमीन है, कितने का गोल्ड है, आज कितने का बेचेगा, व्हीकल्स कितने के, इसको बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ कैपिटल। तो कैपिटल हमेशा सिर्फ पैसा नहीं होता। कैपिटल वो चीज़ है जिसको आप यूज करोगे, मॉनेटरी वैल्यू निकालोगे और उसके बाद अपने बिजनेस का जो भी चीज़ है उसको आगे बढ़ाओगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, पहले समझो डेट। इस फोटो में ना डेट को इतने अच्छे से समझाया गया है। एक ऐसा बोझ जो आपके साथ बंधा हुआ है, कभी नहीं छोड़ेगा आपको। बताओ एक आम आदमी पे कौन सा ऐसा बोझ है जो छोड़ नहीं सकता उसको? कर्जा। डेट मतलब कर्जा, लोन को बोलते हैं डेट। इसको लिखते हैं DEBT पर बोलते हैं DET, डेट। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके सर पे डेट ना हो। क्या आपके सर पे कोई लोन है? तो फिर मैंने ऐसे कैसे बोल दिया कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके सर पे डेट ना हो? आपके सर पे नहीं होगी पर आपकी कंट्री के सर पे तो होगी, और कंट्री की डेट पब्लिक की डेट ही होती है। तो मान लो इंडिया के सर पे 100 करोड़ का लोन है और इंडिया की पॉपुलेशन है 100 करोड़ लोग, तो हर एक इंडियन के सर पे 1 रुपए का लोन आ गया। तो दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो डेट फ्री है। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जो डेट फ्री। हर कंट्री दुनिया की लोन लेती है। हर मतलब हर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। कल ही IMF का डाटा आया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा किन कंट्रियों के सर है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? तो दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा जिस कंट्री ने लेकर रखा है वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पे CHINA, चाइना। तीसरे नंबर पे जापान। चौथे नंबर पे UK। पांचवें नंबर पे फ्रांस। छठे पे इटली। सातवें पे इंडिया। आठवें पे जर्मनी।
9वें पे कनाडा। तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा लोन जिन कंट्रीज़ ने लिया हुआ उनकी लिस्ट है। अब मैं आपको दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमीज बताता हूँ जिनका सबसे ज़्यादा बिजनेस है। पहले पे यूएस, सेम टू सेम। दूसरे पे चाइना, सेम टू सेम। तीसरे पे जापान, सेम टू सेम। चौथे पे जर्मनी। पांचवें पे इंडिया। छठे पे यूके और सातवें पे फ्रांस। अगर आप देखो जिन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा लिया हुआ है वही दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है। तो ये तो बहुत इलॉजिकल सी बात नहीं होगी। तो दुनिया में जो सबसे अमीर है ना, दुनिया में जो सबसे अमीर है वो अपने पैसे से बिजनेस नहीं करते, वो दूसरों के पैसों से बिजनेस करते। ये बहुत बड़ी चीज होती है। अपने पैसे से बिजनेस करने में नुकसान भी हो सकता है, रिस्क भी होता है। दूसरे के पैसे से बिजनेस करने में नुकसान थोड़ा कम होता है। ये आप समझोगे जब आप थोड़े इकोनॉमिक्स के और ज़्यादा एक माहिर स्टूडेंट बनोगे। अब बताओ, यूएसए के सर पे जितना भी कर्जा है वो यूएसए की सरकार का कर्जा है। सरकार मतलब क्या? सरकार का मतलब ये थोड़ा ना कि ये इंसान के ऊपर कर्जा है, ये इंसान। सरकार मतलब कंट्री की सरकार, वो कंट्री का कर्जा है। और कंट्री मतलब कंट्री की पॉपुलेशन। तो आपको पता है अब यूएसए का टोटल कर्जे को, टोटल लोन को अगर उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो एक एवरेज अमेरिकन के सर पे कितना कर्जा आएगा? 8.5 लाख रुपए। आप लोगों के सर पे 2.5 लाख रुपए। इंडिया की सरकार ने जितना कर्जा लेके रखा, अगर इसको इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो भी इंडिया की सरकार ने बहुत लोन लेके रखा। पर ऐसा तो नहीं कह सकते कि इंडिया को वो लोन तंग कर रहा है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। तो लोन लेना गलत नहीं है, लोन का तरीका सही होना चाहिए, लोन की अमाउंट सही होनी चाहिए, और वही हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आई होप आप इतना समझे। डेट सिंपली आपके ऊपर जो कर्जा है उसको बुलाते हैं। अब दुनिया में हर कंट्री लोन लेती है, और आपने एक चीज समझी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज तो ज्यादा ही लोन लेती है। चलो आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। मान लो एक इंसान है, एक नहीं 2 इंसान है, इसके ऊपर 10,000 रुपए का कर्जा है, इसके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा है। 2 इंसान है, एक के ऊपर 10,000 रुपए का कर्जा है, एक के ऊपर 1 लाख का कर्जा है। दोनों में से ज्यादा मुश्किल हालत किसकी है? ऐसे नहीं पता लगता। आप पूछो इनकी इनकम क्या है। इसकी इनकम है 5,000 रुपए मंथ, इसकी इनकम है 5 लाख रुपए मंथ। बताओ ज्यादा बुरी हालत किसकी है? तो आप एक चीज समझो, लोन की अमाउंट ये नहीं बताती आप कितनी बुरी अच्छी हालत में हो। लोन की अमाउंट के साथ साथ आपकी इनकम ये बताएगी आप कितनी बुरी अच्छी हालत में। तो किसी कंट्री पे चाहे 30,000 करोड़ का भी कर्जा हो, वो कंट्री अच्छी हालत में या बुरी हालत में कब पता लगेगा वो कंट्री कौन सी है, उसकी जीडीपी क्या है। 30,000 करोड़ का कर्जा अफगानिस्तान को डुबा के रख देगी, और 30,000 करोड़ का कर्जा यूएसए को छू भी नहीं सकता। तो कर्जे की अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अमाउंट इंपॉर्टेंट है लिया किसने, करता क्या है। 2 लाख रुपए का कर्जा एक एवरेज इंडियन के लिए बहुत बड़ी चीज है, मुकेश अंबानी के लिए कुछ भी नहीं है। चलो अब तक मैंने आपको जो भी लॉजिक समझाया उससे बताओ, क्या मुकेश अंबानी के सर पे कर्जा होगा? बहुत, पर वो उसको हैंडल करना जानते हैं। और एक अच्छा इकोनॉमिस्ट वही होता है जो लोन को, एक अच्छा इकोनॉमिस्ट वो नहीं होता जो लोन से भागे, एक अच्छा इकोनॉमिस्ट होता है जो लोन को हैंडल करना सीख सके। क्या आपको एक लाइन में समझाऊं कि दुनिया में क्यों हर कंट्री ही लोन लेना चाहती है? क्योंकि दुनिया में हर कंट्री कमाती 100 रुपए, खर्चती 130 रुपए। हर कंट्री की कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है। यही सबसे प्राइमरी रीजन है कि क्यों सबको लोन लेना ही पड़ता है। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर इंडिया की सरकार 100 रुपए ही कमाती है तो 130 क्यों खर्चती है? 100 ही खर्चे। अगर हम 100 रुपए कमा के 100 खर्चेंगे तो कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपए में से कितना तो सब्सिडियों में चला जाएगा, कितना तो रिलीफ पैकेजेस में चला जाएगा, कितना तो डिफेंस में ही चला जाएगा। अब डिफेंस में जरूरी है, पर डिफेंस में डाला गया पैसा कभी भी रिटर्न ला के नहीं देता। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, जहां पर पैसा लगाए कमाओगे,
डिफेंस में जब पैसा लगाओगे कभी नहीं कमाओगे। तो डिफेंस ज़रूरी है, पर इकोनॉमिकली डिफेंस का खर्चा बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आपने एक टैंक खरीदा, एक मिसाइल खरीदी, और आप भगवान से प्रे करो कि भगवान ये टैंक कभी ना चलाना पड़े, क्योंकि जिस दिन मैं इस टैंक को चला रहा हूँ, इस मिसाइल को चला रहा हूँ, उस दिन वॉर होगी। तो डिफेंस ऐसा होता है, ऐसा खर्चा जो आप कभी नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो अगर इंडिया ऐसे सोचे कि 100 रुपए कमा के 100 ही खर्चना है, तो हम कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा रिस्क लेते हैं। तो जब इंडिया की सरकार 100 रुपए कमाती है और 130 खर्च देती है, तो बीच के जो 30 रुपए कमी पड़ेगी सरकार को, सरकार उसको लोन लेती है। सिर्फ इंडिया की नहीं, दुनिया भर की सरकारें। और ये जो कमी पड़ती है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में फिस्कल डेफिसिट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फिस्कल डेफिसिट। सरकार को एक साल में कितने पैसे की कमी पड़ी, जो कि दुनिया की हर सरकार को पढ़नी ही पढ़नी है और हर साल पढ़नी है। दुनिया की कंट्रियां छोड़ो, इंडिया की स्टेट्स भी हर साल लोन लेती हैं, सारी की सारी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, क्योंकि लॉजिक वही है, अगर जितना कमा रहे उतना ही खर्चोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब फाइनली आते हैं इस टर्म पे, डेट टू जीडीपी रेशियो। अब अगर ये टर्म समझनी है तो फिर जीडीपी समझनी पड़ेगी। डेट तो आप समझ गए, जीडीपी क्या होता है? देखो, जीडीपी की एक फुल फॉर्म आपने पता नहीं कब से सुननी शुरू कर दी होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपकी कंट्री में, आपकी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर, आपकी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर एक साल में कितनी अमाउंट की गुड्स और सर्विसेज बनाकर बेच दी गई। फिर से सुनो, जीडीपी का मतलब आपकी कंट्री में कितनी अमाउंट की गुड्स और सर्विसेज बनाकर बेच दी गई, वो आपकी जीडीपी है। मान लो पूरे इंडिया में सिर्फ एक इंसान रहता है, उसने पूरे साल में सिर्फ एक चेयर बनाई है और वो चेयर उसने 200 रुपए की बेच दी, तो इंडिया की जीडीपी क्या हुई? 200 रुपए। अब एक इंसान नहीं है, अब एक फैमिली है, उस फैमिली ने 10 चेयरें बना दी, तो इंडिया की जीडीपी क्या है? वो 10 चेयरें जितने की बिकी। अब उस फैमिली को बड़ा करो एक गांव में, उस गांव को बड़ा करो एक शहर में, उस शहर को बड़ा करो डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को बड़ा करो स्टेट में, और सारी स्टेटें जोड़ दो, तो लोग इंडिया में कितनी अमाउंट का सामान बनाकर बेच देते हैं, वही इंडिया की जीडीपी होती है, जो कि आजकल $4 ट्रिलियन के आसपास चल रही है, या लाख में बताऊं तो 230 लाख करोड़ रुपए के आसपास। इसमें एक चीज बड़ी जरूरी है, जो करना है वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर होना चाहिए। क्या करो? सेलिंग आप कर सकते हो, एक्सपोर्ट में भी कर सकते हो। देखो, मैं अब क्यों बोल रहा हूँ इंडिया के बॉर्डर के अंदर होना चाहिए। अगर एक इंडियन एक रेस्टोरेंट चलाता है न्यूयॉर्क में, उस रेस्टोरेंट से सारी कमाई वापस इंडिया लेके आता है, तो किसकी जीडीपी में कैलकुलेट होगा? अमेरिका की। आपकी कंट्री के बॉर्डर के अंदर वो एक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है। उसका रेस्टोरेंट अमेरिका में चलता है, चाहे वो पैसा भी ले आए, पर उसने चीज बेची कहाँ है? अमेरिका। तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन आप बहुत हल्के में ले रहे हो, इस डेफिनेशन को लिखो, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखो। एक साल में आपकी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर जितनी अमाउंट के गुड्स और सर्विसेज बनाकर बेच दिए गए, वो आपकी जीडीपी होती है। गुड्स तो आपको समझ में लगता है सामान, सर्विसेज क्या होता है? सर्विस एक ऐसी चीज होती है जो हमेशा सामान नहीं हो सकता। जैसे आप एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, आपने पैसे दिए, बदले में उसने आपको खाना खिला दिया, आप एक एक्सपीरियंस लेकर आए। या छोड़ो रेस्टोरेंट, आप बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो आप गए कि भाई आप ना मेरी फुल बॉडी मसाज करो। आपने अच्छे खासी पेमेंट दी और आपको एक मसाज मिली, वो एक सर्विस है। आपने एक बंदे को अपने ऑफिस में बिठा लिया कि रोज़ के रोज़ आपने 100 कॉल्स करनी है, वो एक सर्विस है। सारी एजुकेशन इंडस्ट्री एक सर्विस है, सारी बैंकिंग इंडस्ट्री एक सर्विस है। तो गुड वो होता है, गुड्स वो चीज़ है जब आपने पैसा दिया बदले में एक सामान मिला। सर्विस वो चीज़ है जब आपने पैसा दिया बदले में एक सर्विस मिली। तो एक साल में आपकी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर जितनी अमाउंट की गुड्स और सर्विसेज बनाकर बेच दी गई, वो आपकी जीडीपी है। इसमें एक चीज़ रह गई, बहुत सारे लोग नेपाल से इंडिया आके अपना काम चलाते हैं, रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, सारे तरह का काम करते हैं। जो भी पैसा होता है उसमें से कुछ पैसा अपनी कंट्री वापस भेज देते हैं। वो जो लोग हैं जो सिटीजन नेपाल के हैं, वो इंडिया में जो काम कर रहे हैं वो किसकी जीडीपी में डालें?
फिर से इंडिया की, क्योंकि मैंने ये तो नहीं बोला ओनली बाय इंडियंस, मैंने बोला आपकी कंट्री के अंदर एक साल में आपकी कंट्री के बॉर्डर के अंदर किसी भी नेशनलिटी का इंसान जितनी अमाउंट की गुड्स और सर्विसेज बनाकर बेच रहे वो आपकी जीडीपी। तो इंडिया की जीडीपी हर साल पिछले साल से बढ़ रही है। हर साल हम ज़्यादा सामान बेचते हैं पिछले साल के मुकाबले, कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी। तो हम बोलते हैं हर साल 7% की जीडीपी ग्रोथ होगी, 8% की जीडीपी ग्रोथ होगी। इसका मतलब अगर 2023 में इंडिया ने 100 रुपये का सामान बेचा तो हमारी जीडीपी 100 रुपये। अगर 2024 में इंडिया ने 105 रुपये का सामान बेचा तो हमारी जीडीपी 105 रुपये। और जीडीपी की ग्रोथ 100 से 105 तक होती है 5%। पर अगर हमने पिछले साल 100 रुपये का सामान बेचा होता और इस साल हम 95 पे आ जाते तो जीडीपी की ग्रोथ -5। अगर पिछले साल 100 रुपये का सामान बेचा होता और इस साल भी 100 रुपये का सामान बेचा होता तो जीडीपी की ग्रोथ 0। तो जीडीपी तो हमेशा ही पॉजिटिव रहती है, पर जीडीपी की ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले अपने क्या किया वहां से पता चलेगा। अब डेट टू जीडीपी रेशियो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसा कभी मत देखो कि एक कंट्री ने कितना पैसा उधार लिया है, अमाउंट से कुछ नहीं समझ में लगेगा। ये देखो कि जितना उसने उधार लिया है वो उसकी पूरी जीडीपी का कितना हिस्सा है। तो इंडिया की जीडीपी आज के टाइम पे कितना है? मान के चलते हैं 240 लाख करोड़ रुपए। इसका 1% कितना है? 2.4 लाख करोड़ रुपए। अगर मैंने आपको ये अमाउंट ना बताई होती और पूछता कि क्या 2.5 लाख करोड़ रुपए इंडिया के लिए बहुत बड़ा लोन है, आप बोलते बहुत बड़ा लोन है, पर यहां से देखो सिर्फ 1%, कुछ भी नहीं है 2.5 लाख करोड़ इंडिया के लिए। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएस की इकॉनमी पता है कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 2400 लाख करोड़ रुपए। अब यूएसए अगर 2.4 लाख 2.5 लाख करोड़ का लोन ले ले तो यूएसए के लिए वो 0.1 भी नहीं हुआ। तो डेट टू जीडीपी रेशियो क्या कहता है? डेट टू जीडीपी रेशियो कहता है आपने कर्जा कितना लिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना कर्जा लेने के साथ साथ आप कमाते कितना वो इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री की जीडीपी कितनी बड़ी है। अब जो कर्जा इंडिया के लिए, ये इंडिया की जीडीपी है, जो कर्जा इंडिया के लिए इतना सा है, वही अगर पाकिस्तान से कंपेयर करो तो इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान की जीडीपी इतनी है, और ये कर्जा पाकिस्तान का आधा हो जाए। तो आपके ऊपर 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ का लोन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लोन आपकी जीडीपी का कितना % है वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कोविड के टाइम पे ये बहुत बढ़ गया था, ये 10% के आसपास पहुंचने वाला था। हमारी टोटल जीडीपी का 10% तो हमने लोन ही लिया हुआ था, अब हमने इसको कंट्रोल कर लिया। तो सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है डेट टू जीडीपी रेशियो लगाने में, इतने कॉम्प्लेक्स नंबरों में नहीं जाना आपने सिंपली क्या करना है, आपने मानना है कि कंट्री की जीडीपी है 100 रुपए और कंट्री ने कर्जा लिया है 7 रुपए का, तो डेट टू जीडीपी रेशियो निकल कर आई 7%। टोटल जीडीपी के मुकाबले आपके ऊपर डेट कितना है, कर्जा कितना है, यही डेट टू जीडीपी रेशियो होती है। अ मेट्रिक कंपेयरिंग अ कंट्रीज पब्लिक डेट, कंट्री के ऊपर कर्जा कितना है टू इट्स जीडीपी। कभी भी ये मत सोचना कि किसी इंसान के सर कितना कर्जा है, ये सोचो उतने कर्जे के साथ साथ वो कमाता कितना है, वहां से आपको उसकी प्रॉब्लम समझ लगेगी। एक गरीब इंसान के लिए 1 लाख रुपए का कर्जा भी सब कुछ हिला देगा, और एक अमीर इंसान के लिए 10 करोड़ का कर्जा भी कुछ नहीं होता। कर्जा इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्जे की अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसके मुकाबले वो कमाता कितना। ये होती है डेट टू जीडीपी रेशियो। चलो बताओ, जैसे जैसे इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्या हम ज्यादा कर्जा ले पाएंगे कि कम कर्जा ले पाएंगे? ज्यादा कर्जा ले पाएंगे। हो सकता है परसेंटेज हम 5 या 6 ही मेंटेन करें, पर अमाउंट बढ़ती रहेगी। क्यों? मान लो इंडिया की सरकार एक रूल बना दे कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो 6% ही होना चाहिए, तो क्या हर साल हम ज्यादा कर्जा ले पाएंगे पिछले साल के मुकाबले के कम? ज्यादा, क्योंकि 6% किसका? जीडीपी का, और जीडीपी हर साल बढ़ती रहेगी, तो हम जो हर साल कर्जा लेंगे वो भी बढ़ता ही रहेगा। अब आप ये बताओ, क्या कर्जा लेना अच्छी बात है कि बुरी बात? एक अच्छे इकोनॉमिस्ट के लिए तो अच्छी बात है, पर एक बुरी इकोनॉमिस्ट के लिए बहुत बुरी बात है। मान लो कल को आपको एक ऐसी पोजीशन मिल जाए जहां आपको ये सब डिसाइड करना पड़े, तो कहां आपका काम आएगा?
सबसे पहले कंट्री का बजट बनता है, वहाँ डेट टू जीडीपी रेशो बहुत बड़ी चीज़ है कि कितना कर्जा सरकार ले सकती है, संभाल सकती है। तो जैसे कंट्री का बजट बनता है, ऐसे हर एक इकोनॉमी का, हर एक टर्म का, हर एक ऑफिस का, हर एक बैंक का, सबका बजट बनाना पड़ता है और उसमें यही देखते हैं डेट टू जीडीपी रेशो। अगर आप आज ये भी समझ गए ना तो ये क्लास सफल हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ऐसी टर्म जो हम सबको तंग करती है पर पता नहीं क्यों हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इन्फ्लेशन। क्या होती है इन्फ्लेशन? महंगाई दर। कैसे देखते हैं इसको? तो दो तरह की महंगाई होती है, एक होती है कंज्यूमर्स के लिए और एक होती है होलसेलर्स के लिए। कंज्यूमर मतलब हम लोग, पब्लिक, और होलसेलर जिससे हम लोग खरीदते हैं, पब्लिक बाय फ्रॉम होलसेलर। होलसेलर क्या करता है ना, एक तरह की चीज बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है। चावल खरीदा है तो हजारों टन चावल खरीदता है, पर हम ऐसा नहीं करते। हम बहुत तरह की चीजें छोटी अमाउंट्स में खरीदते हैं। आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा फर्क है। मान लो 3 साल से इंडिया में चावल महंगा ही नहीं हुआ, तो होलसेलर के लिए तो महंगाई नहीं आई, पर आपने सिर्फ चावल थोड़ा ना खरीदना है, आपने दूध, दवाई, सब कुछ खरीदना है। तो जो होलसेल इन्फ्लेशन होती है, इसमें एक या दो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे महंगाई तय की जाती है। जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन होती है, इसमें पूरी बास्केट बनानी पड़ती है। क्या क्या आता है इस बास्केट में? जितनी आइटमें आपके घर में लगती हैं, दूध, मेडिसिन, बच्चों की फीस, सब्जियां, फ्रूट, रेंट, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, जो कुछ आप इस्तेमाल करते हो पूरे साल में, उसको बोलते हैं बास्केट। तो कंज्यूमर की इन्फ्लेशन कैसे निकाली जाती है? साल 2023 में 1 जनवरी का दिन, एक इंडिया की साधारण सी फैमिली है, 4 लोगों की। 1 जनवरी को उन्होंने खर्चा किया 1000 रुपये एक दिन का घर चलाने का। 2 जनवरी को 900 रुपये, 3 जनवरी को 800 रुपये, 4 जनवरी को 1200 रुपये। तो सारे साल का एक एक दिन का खर्चा निकाल के उसको डिवाइड कर दो 365 से, तो क्या मिल जाएगा कि 2023 इस फैमिली को एक एवरेज दिन कितने का पड़ा। आपने एवरेज निकाल दी, तो हमने निकाल दिया 1000 रुपये का एक दिन पड़ा। इस फैमिली ने एक दिन 2023 का 1000 रुपये में निकाला। 2024 में जब ये कैलकुलेशन करोगे, ये अमाउंट 1000 से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑफ कोर्स बढ़ेगी। पर क्या ये किसी एक या दो चीज पे डिपेंडेंट रही होगी? नहीं, बहुत सारी। हो सकता है दूध महंगा ना हुआ हो पर बिजली महंगी हुई हो, पेट्रोल महंगा ना हुआ हो पर घर की नेचुरल गैस महंगी हुई हो। आरबीआई क्या बोलता है? ये 1000 से बढ़ के मैक्सिमम कितना हो सकता है? आरबीआई बोलता है 1060 रुपए, क्योंकि हम अपनी कंट्री में 6% तक महंगाई सह सकते हैं, बस उसके ऊपर नहीं। अगर 6% से महंगाई बढ़ गई तो इंडिया में सब रोक के महंगाई कंट्रोल की जाती है। उसके बहुत तरीके होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो आरबीआई बोलता है 4% की महंगाई होनी चाहिए, पर आरबीआई इसमें +-2 डाल देता है, मतलब 2 से 6% तक महंगाई चल सकती है, जिसकी बड़ी लिमिट आई 6। तो 6% से ज्यादा अगर एक कंज्यूमर के लिए महंगाई बढ़ रही है तो बहुत डेंजरस बात है इंडिया। आपको पता है, आप मेसी को तो जानते होंगे, वो जो फुटबॉल प्लेयर है। आपको पता है उसकी कंट्री कौन सी है? आपको पता है अर्जेंटीना में महंगाई कितनी चल रही है? 100 से 120%। हम 6% पे सब कुछ रोक देते हैं। पाकिस्तान में वो 40 से 45% की एवरेज दे रहे हैं पिछले 1 साल से। जब श्रीलंका में आज से 1-1.5 साल पहले बहुत बुरा हाल हो गया था, उनकी महंगाई 150 टच कर गई %, और हम 6 भी नहीं क्रॉस होने देते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो 20 से 30 करोड़ लोग बिल्कुल एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं ना, उनके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास को कितना ही फर्क पड़ता है, थोड़ी महंगाई बढ़ जाए, ठीक है बढ़ जाए, पर वो जो 20 से 30 करोड़ लोग हैं ना, उनकी जिंदगी टूट जाएगी एक ही दिन में। क्या जीडीपी बढ़ने का फायदा एक इंसान को, एक गरीब को उसी दिन से मिलेगा? उसको क्या ही पता क्या हो रहा है शेयर मार्केट में, क्या हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। पर क्या इन्फ्लेशन बढ़ने से उसकी जिंदगी उसी दिन से खराब हो जाएगी? 100%। अगर आपने वो 20 से 30 करोड़ लोग छोड़ दिए ना, तो आप सोच भी नहीं सकते आप अपनी कंट्री को कहां ले जाओगे। 20 से 30 करोड़ जिंदगियां रिस्क पे आ जाएंगी।
और आपको मैं बताऊं, जंग में लोग गोली से नहीं मरते हैं, भूख से मरते हैं, प्यास से मरते हैं, घर ना होने की वजह से मरते हैं, बीमारी से मरते हैं। तो दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ उठा के देखो, कोविड में भी जितने लोग कोविड से मरे उससे ज़्यादा लोग भूखमरी से मरे, क्योंकि काम रुक गया था सारा। आपने देखा होगा वो फोटोज़ और वीडियोस, लोग पैदल घर जा रहे थे। सोचो, एक इंसान के पास इतना कैपिटल भी नहीं बचा है कि वो अपने घर तक के लिए कोई जुगाड़ कर ले, कितनी बुरी हालत हो। तो हम लोग यहाँ बैठ के समझ नहीं सकते, पर वो 20 से 30 करोड़ लोग ना, जो रियल इंडिया है उसको संभालना बड़ा ज़रूरी है। और सिर्फ एक चीज़ उनको संभालती है, इंडिया की इकोनॉमिक्स। तो अगर आप उस इकोनॉमिक्स का पार्ट बन रहे हो तो बहुत रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक्स बनना पड़ेगा। दो तरह की चीज़ें हो सकती है किसी भी इकोनॉमी में, ग्रोथ और इन्फ्लेशन। सबका ध्यान होता है ग्रोथ पे, पर आपको पता होना चाहिए दोनों आपस में बंधे हुए होते हैं। अगर ग्रोथ बढ़ाओगे तो महंगाई भी बढ़ेगी और आप सब तबाह कर दोगे। तो ये गलती कभी नहीं करनी एज ए इकोनॉमिस्ट। आप बोलोगे कुछ ऐसा कर दो कि ग्रोथ बढ़ जाए और इन्फ्लेशन गिर जाए, नॉट पॉसिबल। आपस में बंधे हुए हैं, एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आज ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ग्रोथ है, चलो बढ़ाओ, भूल जाओ इसको कुछ दिनों के लिए। जब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, अब ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसको कम करो, भूल जाओ थोड़े दिनों के लिए ग्रोथ के लिए। कोविड की रिकवरी जब हम कर रहे थे, क्या ज़्यादा ज़रूरी था, ग्रोथ के इन्फ्लेशन? अगर तब ग्रोथ ना थी ना इंडिया में, तो इंडिया ही टूट जाता। कोविड की रिकवरी में ग्रोथ बहुत जरूरी थी, क्योंकि बिजनेसेस बंद हो चुके थे। तो तब हमने इन्फ्लेशन भूल गए, हमने देखा ही नहीं इन्फ्लेशन को, और सारा ध्यान दिया ग्रोथ पर। 2022 तक ग्रोथ तो आई, इन्फ्लेशन इंडिया में ऑल टाइम हाई थी। तब से लेके आज 2024 आ गया, हम सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को नीचे लाने की कोशिश। अभी भी आ नहीं पा रही है, पर हमारी अभी भी एक ही कोशिश है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाए। पिछले 2 साल में इंडिया ने अपना ग्रोथ देखा भी नहीं एक बार भी, यह ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज ए इकोनॉमिस्ट आपको पता होना चाहिए, ग्रोथ और इन्फ्लेशन का खेल सबसे कॉम्प्लिकेटेड खेल होता है। जो इसको नहीं ना समझ सकता, वो इकोनॉमिक्स कभी भी नहीं समझ सकता। तो इन्फ्लेशन किस बेसिस पे देखी जाती है? बास्केट। कभी भी ऐसे नहीं देखी जाती दूध कितना महंगा है या बिजली कितनी महंगी, नहीं। बास्केट, बास्केट मतलब जिससे इंडिया का एक एवरेज घर चलता है। हमारी बास्केट में शायद उतना मीट का शेयर ना हो जितना एक अमेरिकन की बास्केट में, पर हमारी बास्केट में सब्जियों का शेयर ज़्यादा है, फ्रूट का शेयर ज़्यादा है। हमारी बास्केट में जितना धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों का शेयर है, उतना शायद यूरोप में ना हो। तो ऐसे एक इकोनॉमी को समझना पड़ता है। जो इंडिया की इकोनॉमी है वो किसी और कंट्री से कंपेयर की ही नहीं जा सकती। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? ये बहुत ज़रूरी है समझना। अगर मान लो किसी चीज़ में टाइम के साथ, किसी कंट्री में टाइम के साथ चीज़ें सस्ती हो जाएं, जो कि होता नहीं है पर हो जाए, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। क्या आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए? सिर्फ एक केस है जब चीज़ें सस्ती होती हैं, जब लोग खरीदना बंद कर रहे हैं। और खरीदना बंद करना कभी भी एक सही सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है आपकी कंट्री में, अगर डिफ्लेशन आ गई है। तो आज से कुछ साल पहले, कुछ साल क्या, 1 साल पहले चाइना में डिफ्लेशन आ गई। चाइना के लोग इतना डर गए थे, उन्होंने खरीदना बंद कर दिया। जैसे कोविड के टाइम पे सबकी गाड़ियां बंद थी, इंजन्स बंद थे, तो कोई पेट्रोल डीजल खरीद ही नहीं रहा था, तो वो सस्ता हो रहा था, जो कि बहुत ख़राब बात है। तो कभी भी ये प्रे मत करना कि कंट्री में चीज़ें बहुत सस्ती होने लग जाए, मतलब आपकी कंट्री कहीं फंस गई है बहुत बुरा। एक बार आप इन्फ्लेशन से निकल जाओगे, डिफ्लेशन से नहीं निकल सकते। आगे चलता ये देखो, ये है वो बास्केट जो आपको समझाने की कोशिश करा था। एक प्रोडक्ट पे इन्फ्लेशन कभी काउंट नहीं होती, पूरी बास्केट पे होती है। और वो बास्केट क्या है? पूरे साल में आपके घर पे जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सब उस बास्केट में आएगा। एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है लोगों को, बैंकरप्सी। इसको लेके कोड भी होता है, बैंकरप्सी कोड। क्या होता है बैंकरप्सी? बहुत सिंपल चीज़ होती है। आपको अब तक ये चीज़ तो समझ में आ गई कि आज आपको लोन के साथ जो लोग मिलेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पास बहुत पैसा था, बहुत अमीर थे, फिर भी वो लोन ले रहे हैं। ऐसा नहीं अमीर लोग लोन लेते, बहुत लेते। मान लो एक बंदा था, उसके पास ठीक ठाक पैसे थे, एक फैक्ट्री हुआ करती थी, एक फैक्ट्री, ठीक थे उसके पास पैसे। अब वो दूसरी फैक्ट्री खोलना चाहता है। अगर वो घर पे पड़ा सारा पैसा लगा देगा तो उसका घर खतरे में आ जाएगा, तो वो बैंक से लोन लेगा दूसरी फैक्ट्री के लिए, घर वाला पैसा नहीं लगाएगा। मान लो उसने बैंक से लोन लिया, दूसरी फैक्ट्री बना दी,
और किसी रीजन की वजह से पहली फैक्ट्री जल गई, दूसरी अभी बनी थी, काम शुरू भी नहीं हुआ था, पहली जल गई, दूसरी में काम शुरू नहीं हुआ और सर पे बहुत सारा कर्जा है। अब क्या होगा? क्या वो लोन वापस कर पाएगा? तो सबसे पहले उसको बैंकरप्सी के लिए फाइल करना पड़ेगा कि अब मेरी हालत नहीं है लोन वापस करने की। क्या इसमें उसकी गलती है? क्या उसका घर से सारा सामान उठा लेना चाहिए? अगर आपने ऐसा किया तो वो जिंदगी में कभी रीस्टार्ट ही नहीं करेगा, वो इंडिया छोड़ के भाग जाएगा। हाँ, अब ये कोर्ट देखेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने यहाँ पर कोई घपला किया हो, उसने पहले ये फैक्ट्री अंदर से खाली कर दी थी और आग लगा के ये दिखाया कि मेरी सारी मशीन जल गई, पर वो एक कोर्ट के पास फैसला है। तो बैंकरप्सी जो होती है, आप फाइल एक कोर्ट में जाके करते हो, आप ऐसे नहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं अपने आप को दिवालिया घोषित कर देना। तो बैंकरप्सी का मतलब है अब मेरे ऊपर जो कर्जा है मैं वापस नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए लोन लिया था, जो कुछ बचा है मेरी फैक्ट्री में या मेरे बिजनेस में जो कुछ है आप उसको बेच सकते हो, पर प्लीज मुझे मत तंग करना, मेरी फैमिली को मत तंग करना। आपको सुनने में लगेगा तो बड़ी बुरी बात है, अगर आप ये कानून ना लेके आते ना तो कोई इंडिया में बिजनेस ही ना करना चाहे, क्योंकि सबको होगा कि कल को तो ये मेरी गाड़ी भी उठा के ले जाएंगे, मेरा घर भी बेच देंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एक अमीर इंसान कंट्री का दुश्मन नहीं होता। हम लोग कई बार बहुत ही इमोशनल होके बोल देते हैं कि भाई टाटा ही ठीक ब्रांड है, रिलायंस अडानी तो चोर है। अगर रिलायंस ना आता तो इतना बड़ा जियो नेटवर्क ना आता, और आप सोच भी नहीं सकते आज जियो की वजह से कितने बिजनेसेस चल रहे हैं। यूट्यूब जियो की वजह से चलता है, सारी ऑनलाइन गेम्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्पेसिफिकली जियो की वजह से चलता है, पर रेवोल्यूशन तो जियो ही लेकर आया। इतना सस्ता तो उन्होंने करके दिखाया। आज बहुत सारे एयरपोर्ट्स में रेनोवेशन करा तो अडानी रहा, पहले वो रेनोवेशन नहीं हो रही थी। आप कह सकते हो कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा गेन्स भी लगते हैं, दिखते, वो अलग चीज़ है। अगर आपने शेयर मार्केट में जाके किसी को बोल दिया ना कि अडानी चोर है, वो आपको पीटने लग जाएंगे। जितना पैसा लोगों ने अडानी के शेयर से कमाया ना, कोई शेयर नहीं कमा के दे पाया। तो देखो, एक बिजनेसमैन, एक अमीर इंसान, एक बड़ी कंपनी कंट्री की दुश्मन नहीं होती कभी भी। इतना ही अगर ये दुश्मन होते, मुकेश अंबानी ना रहते मुंबई में, रह लेते। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि वो गलत हमेशा भी नहीं होते। ठीक है, हर एक पॉलिटिशियन अपने पॉलिटिकल रिश्ते भी रखता है, सॉरी हर एक बिजनेसमैन अपने पॉलिटिकल रिश्ते भी रखता है, वो एक अलग टॉपिक है। हम उस टॉपिक को इकोनॉमिक्स में तो देखते ही नहीं, हम इकोनॉमिक्स में चलते हैं प्योर इकोनॉमिक्स में, पैसे के ऊपर। तो जितना शेयर मार्केट को आपको समझाऊंगा किस दिन, मे भी अगली क्लास में आपको शेयर मार्केट समझाऊं, जितना शेयर मार्केट के थ्रू रिलायंस ने इंडियंस को कमा के दिया, हिस्टोरिकली किसी कंपनी ने नहीं कमा के दिया, और शॉर्ट टर्म में जितना अडानी ने कमा के दिया, किसी ने नहीं कमा के दिया। जो शेयर मार्केट लोग हैं वो धीरू भाई अंबानी को पूछते हैं कि वो बंदा था जिसने ये चीज़ शुरू की थी और क्या कमा के दिया हमको। आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, अगर आपने आज से 15 साल पहले अडानी का एक शेयर खरीदा होता 100 रुपये का, तो आज आप उसको 7,500 रुपये का बेच सकते हो। आप समझ रहे हो? जिसके पास वो शेयर है वो कैसे अडानी को गलत मान ले, उसका तो फायदा ही फायदा है। तो आप बोलोगे कि आज नहीं कोई 100 का मिलेगा जिसको हम 15 साल के बाद 7,500 का बेच दें, मिलेगा, पर उसके लिए हज़ारों लोग रिसर्च कर रहे हैं, आपको भी जाके करनी पड़ेगी कि वो कौन सी कंपनी है जो 15 साल के बाद इतनी बड़ी बन सकती है। जाओ शेयर मार्केट पे जाके समझो, यही तो गेम है सारी शेयर मार्केट की। पता थोड़ा ना होता है किसी को कि अडानी चल जाता है इतना। ऐसे तो ये भी है, अगर आपने आज से 15 साल पहले 100 रुपये डाले होते अनिल अंबानी की कंपनी में, छोटे भाई की कंपनी में, तो आज 7 रुपये होते। तो ये भी एक सत्य है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? देखो, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन जब स्कूल में कॉलेज में होता था, वो सबको बोलता था मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा। एक बहुत खराब पॉलिटिशियन जब होता था वो भी बोलता था। आसपास के स्टूडेंट्स ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। अब जो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन गया, उसके दोस्त आज पछताते होंगे कि उससे दोस्ती कर लेता। जो बहुत बुरा पॉलिटिशियन बन गया, उसके दोस्त कहते होंगे कि बढ़िया दूर रह गए। तब थोड़ा ना पता था। चंडीगढ़ में हर इंसान बोलता है 10 साल पहले एयरपोर्ट रोड पे ज़मीन ले ली होती मैं क्या ही बन जाता। 10 साल पहले की बात थी ना। ऐसे तो आपने 20 साल पहले अगर आधा चंडीगढ़ खरीद लिया होता आप क्या बन जाते। हरियाणा वाले गुड़गांव को लेकर बोलते हैं कि आधा गुड़गांव तेरे दादे का होता था, तो हमने गलत टाइम पे बेच दिया। तो इकोनॉमिक्स में टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग। सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट, सही चीज़ बेचना, सही चीज़ निकाल देना, यही इकोनॉमिक्स है। एक टाइम पे इंडिया में बिटकॉइन कितना चल गया था, आज नहीं चलता।
आप समझ रहे हो? तो इकोनॉमिक्स से अगर आपको स्टूडेंट रहना है ना, तो आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, और हमेशा बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल रहना पड़ेगा। पर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट में एक और खासियत भी होनी चाहिए, आपको अपनी नॉलेज कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से वो जुटाई है ना, क्यों शेयर करोगे? फ्री में थोड़ा ना कभी किसी को एडवाइस देनी चाहिए। मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप मत देना आगे, ठीक है? ठीक। बैंकरप्सी क्या होता है? तो जब एक इंसान एक लोन ले चुका है और अब वो उसको वापस नहीं दे सकता, वो बैंकरप्सी के लिए फाइल करेगा। उससे वो अपनी लाइफ और अपनी फैमिली के आसपास जो सामान है उसके लिए प्रोटेक्शन भी मांगता है कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने कोशिश करी, नहीं मेरी फैक्ट्री बिजनेस चल पाए, अब क्या करो? पहले इंडिया में जेल में डाल देते थे, अब हमने वो सब चीज़ें हटा दी। मे भी शायद तब से इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत बढ़ गए हैं। नहीं तो एक स्टार्टअप में जब PW ने शुरू किया था, तब अलग प्लान एक छोटे से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे। अगर उनको बोल देते कि इंडिया में ना कानून है कि एक भी बच्चे से फीस, ये क्यों बना दिया है? क्योंकि बैंकरप्सी के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है, बैंकरप्सी फाइल करने के लिए कि अब मैं लोन नहीं दे सकता वापस, सॉरी मैंने कोशिश करी, आप प्लीज आगे प्रोसीजर शुरू करो, पर अब मेरे पास इतना पैसा नहीं बचा कि मैं वापस कर सकूं बैंकों को। हाँ, अगर आपने कंपनी के लिए लोन लिया, अब वो कंपनी डूब गई और अब आप बैंकरप्सी के लिए फाइल कर चुके हो, अब ये नहीं कल को बोल सकते कि मेरी कंपनी फिर से चल पड़ी, नहीं, पहले लोन वापस करना पड़ेगा। कोलैटरल, वैसे तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा चुका हूँ क्या होता है कोलैटरल। कोलैटरल होती है सेफ्टी। बैंक आपको लोन देगा, कोलैटरल मांगेगा। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोलैटरल मांगेगी। क्या होता है कोलैटरल? कोलैटरल मतलब किसी भी तरह का कैपिटल दिखा सको, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये कैश है, मैंने देखो इतनी इन्वेस्टमेंट रिलायंस में की हुई है, टाटा में की हुई है। मान लो आपके पास घर पे 1 रुपया भी नहीं है, पर आपके पास 100 करोड़ के टाटा के बॉन्ड्स पड़े हैं। 100 करोड़ के टाटा के बॉन्ड्स हर साल 5 से 6% से बढ़ते हैं। अगले साल वो 105 करोड़ के हो जाएंगे, उसके अगले साल 110-15 करोड़ के। तो आपके पास घर पे 1 रुपया भी नहीं है, ना घर है ना गाड़ी, कुछ नहीं है, सिर्फ 100 करोड़ के टाटा के बॉन्ड्स है, तो आप वो भी कोलैटरल रखवा सकते हो और बैंक आपको लोन दे देगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म होता है लिक्विडिटी। क्या होता है लिक्विडिटी? तो आपके जो एसेट्स होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, लिक्विड या नॉन लिक्विड। क्या लिक्विड एसेट है? जिसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। क्या नॉन लिक्विड है? जो कन्वर्ट होते ही नहीं, जिनको कन्वर्ट करना ही बहुत मुश्किल है। देखो, आपके पास जितना मर्जी साम्राज्य हो, इन दी एंड पेमेंट तो पैसे में ही करोगे। तो आपका जो साम्राज्य, आपके जो एसेट्स है, वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी एक और जगह भी यूज होता है। मान लो इंडिया में जो बैंक्स है वो बहुत इजीली लोन्स दे रहे हैं, बहुत इजी लोन्स मिल रहे हैं इंडिया में, तो क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी ज्यादा है कि कम है? ऑफ कोर्स ज्यादा है, लोगों को इजीली पैसा मिल पा रहा है। अगर इंडिया के बैंक्स बहुत मुश्किल से लोन देते हैं तो हम बोलेंगे इस कंट्री में लिक्विडिटी कम है। अब आपको फॉर्मूला बताते हैं। अगर आपकी कंट्री में लिक्विडिटी ज्यादा है, इजीली पैसा मिलता है, तो कंट्री की ग्रोथ कैसी होगी? अच्छी होगी। हर जगह पैसा एकदम से पहुंचता है, लोन्स मिलते हैं, बिजनेसेस चलते हैं। अगर आपकी कंट्री में लिक्विडिटी ज्यादा है तो महंगाई कैसी होगी? अगर मार्केट में सबके पास पैसा है, सब दुकानदारों को अच्छे से अमाउंट पे कर रहे हैं, तभी तो दुकानदार चीजें महंगी करता है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगा। अगर आपकी कंट्री में लिक्विडिटी कम है, बैंक्स लोन देते ही नहीं, लोगों के पास अच्छे से पैसा है ही नहीं, तो आपकी कंट्री में ग्रोथ भी कम होगा, लोग बिजनेस ही नहीं कर पा रहे, बिजनेस बढ़ा ही नहीं पा रहे, पर इन्फ्लेशन भी कम होगा, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा नहीं है, लोग ज्यादा दुकानदार से नहीं खरीद पाते, और ऐसे टाइम पे दुकानदार कभी रेट नहीं बढ़ाता। तो सारा खेल है कंट्री में पैसा ज्यादा है कि कम है। अगर आपको अपनी कंट्री में आज हमको इन्फ्लेशन कम करनी है, तो इन्फ्लेशन कम करनी है तो लिक्विडिटी गिराओ। 6 महीने बाद हमको अपनी ग्रोथ बढ़ानी है तो लिक्विडिटी बढ़ाओ। या इस पे फोकस हो सकता है या इस पे फोकस हो सकता है, दोनों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकते। तो आज हम यहां पर हैं, कुछ टाइम बाद हम यहां आने वाले हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। कितना जल्दी आप अपने एसेट्स को लिक्विफाई कर सको, कन्वर्ट कर सको, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। तो सबसे इजी, सबसे लिक्विड एसेट क्या है? सबसे लिक्विड तो कैश है, फिर गोल्ड है। मुश्किल एसेट, मुश्किल क्या होते हैं लिक्विड? जैसे लैंड, हाउस, कार,
बीच से में क्या आते हैं, आपके शेयर मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं, पर टाइम लगता है थोड़ा सा, एकदम से नहीं होते। आपके पास कोई शेयर है, आपने बेचना, तो कम से कम 2-3 दिन तो लगेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। आज का लास्ट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं सॉरी, सेकंड लास्ट टॉपिक। मॉनेटरी क्या होता है? तो पैसे से जुड़ी पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो किसी भी कंट्री में दो तरह की पॉलिसी हो सकती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। बहुत सिंपल होता है मॉनेटरी पॉलिसी। आपकी कंट्री में पैसा ज्यादा रिलीज कर रहे हैं तो बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी इजी है, कम रिलीज करेंगे तो बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी टाइट है। हर कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी संभालने को दी जाती है सेंट्रल बैंक को, इंडिया के केस में आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि आपकी कंट्री में टैक्स कैसे लगते हैं और सरकार को जो टैक्स मिलता है उसको सरकार स्पेंड कैसे करती है। हर कंट्री में गवर्नमेंट खुद संभालती है, हमारे केस में फाइनेंस मिनिस्टर। तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इसमें पैसा कम या ज्यादा रिलीज करना है वो डिसाइड किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी जिसमें टैक्स ज्यादा है, कम लगाने, स्पेंडिंग कहाँ करनी है वो डिसाइड किया, ठीक है। उस पर कंट्रोल आरबीआई का है, इस पे कंट्रोल सरकार का है। ना सरकार उसमें घुसती है, ना आरबीआई उसमें घुसती है, अलग अलग रखते हैं इसको। इतनी इजी टर्म है ना, आपको मैं 2 लाइन में समझा देता हूं। इंटरनेशनल ट्रेड में जब टैक्स लगाया जाता है उसी को टैरिफ बोलते हैं। अगर एक फैक्ट्री में कोई चीज 100 रुपए की बन रही है, क्या आपको 100 रुपए की मिल जाएगी? आपको 105-6 रुपए की मिलेगी। क्यों? 5-6 रुपए का टैक्स लगेगा। तो मतलब 100 रुपए प्लस टैक्स और चीज आपको मिल गई। ऐसे जब हम बाहर से कुछ इंपोर्ट करवाते हैं अमेरिका से और वो चीज अमेरिका से 100 रुपए में आई, क्या आपको 100 रुपए में मिल जाएगी? सरकार उस पर एक टैक्स लगाएगी और उस टैक्स को बोलते हैं टैरिफ्स। आप समझ रहे हो? तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो टैरिफ लगाए जाते हैं, जो टैक्स लगाए जाते हैं उन्हीं को टैरिफ बुलाते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड में जितने टैरिफ ज्यादा उतना ही इंटरनेशनल ट्रेड कम। अगर आप किसी कंट्री के प्रोडक्ट्स पे ज्यादा टैक्स लगाओगे तो आप उस प्रोडक्ट को महंगा कर दोगे, फिर तो वो बिकेगा ही नहीं। तो जितने आप दुनिया में ज्यादा टैरिफ लगाओगे उतना ही दुनिया का ट्रेड गिरेगा। एक टैरिफ वॉर शुरू हो गई थी यूएस और चाइना के बीच में। यहां से आने वाला सामान चाइना महंगा कर देता था, तो यहां से आने वाला सामान ये महंगा कर देते। आप कर ही जाओ महंगा, सामान तो महंगा होता रहेगा पर महंगा सामान लोग खरीदेंगे। तो चाइना क्यों इंडिया में सक्सेसफुल है? क्योंकि चीज सस्ती बनाता है और इंडिया को टैक्स नहीं लगा देता। लड़ता है इंडिया के साथ चाइना कि आपने चीज पर टैरिफ लगाया कैसे। इस वजह से चाइना सक्सेसफुल इंडिया में अपना सामान बेच रहा है। कोई चाइना को प्राइस में बीट नहीं कर सकता, कोई मतलब कोई भी नहीं। आज आप 30,000 रुपये तक का फ़ोन खरीदने जाओ, मजाला आप चाइना के अलावा कोई ब्रांड उठा के देखो, उन्होंने उस मार्केट को पूरा कैप्चर कर लिया है। तो चाइना को वैसे टैरिफ बहुत अच्छे से खेलनी आती है और इस वजह से चाइना इस सेक्टर में बहुत सक्सेसफुल है, कोई बीट नहीं कर सकता हूँ। एक बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। मान लो चाइना से कोई चीज़ 100 रुपये की आनी थी, इंडिया की सरकार ने चलो 1 रुपये का लगा दिया टैरिफ, तो 101 रुपये की मिल गई। वही सेम सामान, मान लो ये एक फ़ोन की वायर थी, वही सामान इंडिया में भी किसी ने पक्का बनाया होगा वायर, उसने 90 रुपये, उसने भी चलो चाइना की तरह 100 रुपये में बनाई, उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगा तो वो 100 रुपये की बेच रहा था। अब इंडिया के लोग इतने प्राइस सेंसिटिव है, वो ये नहीं खरीदेंगे, वो यही खरीदेंगे। तो चाइना अब लड़ेगा कैसे? तो चाइना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करेगा। चाइना की सरकार इस बंदे को मिलने जाएगी कि तू तो 100 रुपये की वायर बनाता है। वो बोलेगा हाँ। चाइना की सरकार बोलेगी अब से तू 90 रुपये की बनाएगा। वो बोलेगा मैं 10 रुपये कहाँ से लाऊंगा? चाइना की सरकार बोलेगी हम देंगे तुझे 10। चाइनीज गवर्नमेंट, पर तू इंडिया 90 में ही बेचेगा। सरकार ने 1 रुपये का टैरिफ भी लगा दिया, अब ये वायर 91 रुपीज़ की है। यहाँ इंडिया वाला बंदा सोचेगा कि इन्होंने सस्ती कैसे बनाई, मुझसे तो बन नहीं रही। ये अपना सब कुछ भी छोड़ दे, प्रॉफिट भी छोड़ दे, तो भी कितने की बेचेगा? 98 रुपीज़ की। इस बंदे को अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा, चाइना वाली इतनी सस्ती बिकेगी। पर आप बोलोगे कि चाइना की सरकार ये 10 रुपये दे क्यों रही है अपनी जेब से? ताकि कंपटीशन खत्म कर दिया जाए। किसी दिन कंपटीशन खत्म हो जाएगा, उस दिन चाइना की सरकार बोलेगी अब नहीं हम देंगे 10 रुपये, अब कंपटीशन खत्म है, बेचो जितना महंगा बेच सकते हो। अब तुम्हारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो चाइना के फ़ोन जो 10,000 रुपये के होते थे अब 10,000 के थोड़े ना है,
15, 16, 20, 25,000 के, क्योंकि अब उन्होंने कंपटीशन खत्म कर दिया। माइक्रोमैक्स, लावा, अतिन, कार्बन जैसे ब्रांड होते थे इंडिया में, खत्म कर दिए। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डंपिंग। इसको बोलते हैं डंपिंग। जब आप चीज इतनी सस्ती बेचो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू से भी कम हो, जब आप कोई चीज ओरिजिनल वैल्यू से भी ज्यादा सस्ती करके बेचो तो इसको बोलते हैं डंपिंग। इंडिया पे भी इल्जाम लगता है कि हम दुनिया में कनक बहुत सस्ती बेचते हैं, चावल बहुत सस्ती बेचते, पर वो बहुत ही अलग लॉजिक है। असल डंपिंग दुनिया में करता है चाइना। चीज को बहुत ज्यादा सस्ता बेचो ताकि उस कंट्री का लोकल मैन्युफैक्चर इतना सस्ता बना ना सके और सारी मार्केट तुम्हारे पास आ जाए। ठीक है, तो आज मुझे ये कुछ ही कवर करना था। अब टर्म्स इतनी ज़्यादा हैं कि कम से कम हमको 2-3 और क्लासेस लगेंगी, पर मैं ऐसे नहीं कि अगले वीक भी वो नहीं, ये आएगी क्लास फिर से टर्म्स वाली कम से कम 3 या 4 वीक्स के बाद। ठीक है, अगले वीक में मैं कोई और टॉपिक चुनूंगा और जुलाई मिड तक बजट भी आ जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।